तो चलिए आज प्रोटीन की दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं। हम सब ने सुना तो है प्रोटीन खाओ मसल्स बनाओ, पर ये है क्या असल में? क्या ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए है या इसकी कहानी कुछ और भी है? आज हमारे पास फूड्स फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स नाम की किताब से कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं और हम समझेंगे कि प्रोटीन हमारी प्लेट से लेकर हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक कैसे काम करता है। बिल्कुल, और शुरुआत तो इसके नाम से ही करनी चाहिए। प्रोटीन शब्द जो है वो ग्रीक शब्द प्रोटियोस से आया है। प्रोटियोस? जी, प्रोटियोस। इसका मतलब होता है सबसे जरूरी या जो पहले स्थान पर हो। अच्छा, तो ये नाम ही बता देता है कि ये मॉलिक्यूल्स किसी भी जीवित चीज के लिए कितने कितने फंडामेंटल हैं। ये सिर्फ मसल्स नहीं है, हमारे बाल, त्वचा, हमारे हॉर्मोन्स, सब कुछ प्रोटीन ही तो है। वाह, मतलब ये हमारे शरीर के असली वीआईपी हैं। तो फिर ये समझते हैं कि ये वीआईपी बनते किस चीज से हैं? जैसे कोई दीवार ईंटों से बनती है, तो प्रोटीन की ईंटें क्या हैं? इनकी ईंटें हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स? जी, कुल मिलाकर 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। सोचिए, बस इन 20 बिल्डिंग ब्लॉक से हमारे शरीर में हजारों तरह के अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। सिर्फ 20 से? हाँ, सिर्फ 20 से। इन सब का एक बेसिक स्ट्रक्चर तो एक जैसा होता है, पर हर एक में एक हिस्सा अलग होता है। उसे कहते हैं आर ग्रुप। आर ग्रुप। और यही आर ग्रुप हर अमीनो एसिड को उसकी खास पहचान, उसकी अपनी पर्सनालिटी देता है। अच्छा, तो ये आर ग्रुप ही तय करता है कि कौन सा अमीनो एसिड क्या करेगा? बिल्कुल, खासकर पानी के साथ उसका व्यवहार कैसा होगा। कुछ आर ग्रुप्स पानी को पसंद करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी से प्यार करने वाले। हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और कुछ पानी से दूर भागते हैं, उन्हें कहते हैं हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाले। जी। और प्रोटीन का पूरा 3D शेप कैसे बनेगा, ये सब कुछ इसी गुण पर टिका है। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि पूरा का पूरा प्रोटीन सिर्फ इसलिए एक खास आकार में मुड़ जाता है ताकि उसके कुछ हिस्से पानी से बच सकें? ये तो कमाल का डिजाइन है। जैसे तेल और पानी अपने आप को अलग कर लेते हैं, वैसा ही कुछ। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। प्रोटीन अपने आप को इसी तरह व्यवस्थित करते हैं। ये बस एक सीधी चेन नहीं है। मुझे तो यही लगता था कि ये मोतियों की माला जैसी सीधी चेन होगी, पर आप कह रही हैं कि इसमें कई परतें हैं। हाँ, 4 परतें हैं। प्रोटीन की संरचना के 4 स्तर होते हैं। 4? जी, 4। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी प्राथमिक संरचना। ठीक है। ये बस एमिनो एसिड का क्रम है, जैसे किसी शब्द में अक्षरों का क्रम। अगर आप ROSE की जगह SORE लिख दें तो मतलब ही बदल जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही एक भी एमिनो एसिड का क्रम बदलने से प्रोटीन का ताम पूरी तरह बदल सकता है। ओके, तो ये हो गई वो मोतियों की माला। अब आगे क्या होता है? अब आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, माध्यमिक संरचना। केबल करने के लिए 2 मुख्य आकार लेती है। अच्छा। एक तो आप समझ लीजिए पुराने टेलीफोन के तार जैसा, स्प्रिंग की तरह, उसे हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स। और दूसरा आकार है जैसे हम बचपन में कागज का पंखा बनाते थे, जिगजैग, उसे बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ एक ढीला ढाला धागा नहीं है जी। ये यहीं से मजबूत होना शुरू हो जाता है। इसका कोई असली उदाहरण है हमारे शरीर में? बहुत अच्छे उदाहरण है, कोलेजन को ही ले लीजिए। कोलेजन? जी। इसका नाम तो बहुत सुना है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में बहुत आता है। हाँ, ये हमारी त्वचा, हमारी हड्डियों और टेंडन्स में पाया जाता है। ये हमारे शरीर के कुल प्रोटीन का लगभग 1/3 हिस्सा है। 1/3? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और इसकी संरचना वो तो कमाल की है। ये एक ट्रिपल हेलिक्स होता है। ट्रिपल हेलिक्स मतलब 3 चेन्स? हाँ, 3 प्रोटीन की चेन एक दूसरे के चारों ओर एक मजबूत रस्सी की तरह लिपटी होती हैं। इस खास स्ट्रक्चर को ट्रोपोकोलाजन कहते हैं। ठीक है, 3 चेन वाली रस्सी। पर मेरे शरीर को इतनी मजबूत रस्सी की जरूरत क्या है? ये करती क्या है? यही मजबूती तो हमारी त्वचा को वो लचीलापन देती है, उसे ढीला पड़ने से रोकती है। यही हमारे जोड़ों को कुशन देती है और हड्डियों को मजबूती। बिना कोलेजन के हम बस ढीली ढाली त्वचा का एक ढेर होते। समझ गया। तो ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे ढांचे के लिए जरूरी है। ये हो गया दूसरा स्तर। अब तीसरे स्तर पर क्या होता है? तीसरा स्तर है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी? जी, ये उस प्रोटीन की पूरी 3D बनावट है। यहाँ पर वो पानी से प्यार करने वाले यानी हाइड्रोफिलिक
और पानी से डरने वाले यानी हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स अपना असली खेल दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ उनका रोल आता है। हाँ, प्रोटीन इस तरह से मुड़ता है कि पानी से डरने वाले सारे हिस्से अंदर की तरफ छिप जाते हैं और जो पानी को पसंद करते हैं वो बाहर की सतह पे आ जाते हैं। अरे वाह, तो ये एक छोटे से तेल के बुलबुले जैसा है जो पानी में खुद को समेट लेता है ताकि तेल वाला हिस्सा पानी को ना छुए। और इसी से उसका फाइनल काम करने वाला आकार बनता है। बिल्कुल, और यही आकार तय करता है कि प्रोटीन क्या काम करेगा। जैसे एक एंजाइम का आकार किसी ताले जैसा होता है जिसमें एक खास मॉलिक्यूल चाबी की तरफ फिट हो सकता है। अगर आकार बिगड़ा तो वो ताला बेकार। और एक चौथा स्तर भी था, है ना? हाँ, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसे आप एक सुपर प्रोटीन टीम की तरह समझ सकते हैं। सुपर प्रोटीन टीम? हाँ। ये तब होता है जब एक से ज्यादा अलग अलग प्रोटीन चेन्स, जिन्हें सब यूनिट्स कहते हैं, एक साथ मिलकर एक बड़ी मशीन बनाती हैं। हीमोग्लोबिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हीमोग्लोबिन जो हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाता है। वही, उसमें 4 प्रोटीन चेन्स मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं। तो मतलब ये संरचना ही सब कुछ है। अगर ये बिगड़ जाए तो प्रोटीन का खेल खत्म। एकदम। ये जानना तो थोड़ा डरावना है कि तेज बुखार हमारे प्रोटीन को इस तरह पका सकता है, लेकिन हम तो रोज अपनी रसोई में जानबूझकर प्रोटीन पकाते हैं, जैसे अंडा। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अंडे का पकना मतलब उसका पारदर्शी तरल से सफेद ठोस बन जाना, ये डीनेचुरेशन का क्लासिक उदाहरण है। डीनेचुरेशन? जी, डीनेचुरेशन में प्रोटीन की चेन टूटती नहीं है, बल्कि उसकी जो जटिल 3D संरचना है वो खुल जाती है। ऐसा गर्मी से, एसिड से या जोर से फेंटने से भी हो सकता है। और जब संरचना खुल जाती है तो वो अपना काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल, वो अपना जैविक काम खो देता है। तो फिर हम ऐसा करते क्यों हैं? कच्चा अंडा खाना ज्यादा फायदेमंद नहीं होना चाहिए फिर? यहीं पर विज्ञान मजेदार हो जाता है। डीनेचुरेशन के फायदे भी हैं। जब हम प्रोटीन को पकाते हैं तो उसकी खुली हुई संरचना पर हमारे पाचन एंजाइम के लिए हमला करना आसान हो जाता है। ओह, अच्छा। मतलब पका हुआ प्रोटीन हमारे शरीर में ज्यादा आसानी से पचता है और एब्जॉर्ब होता है। सही। साथ ही गर्मी से हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। वाह, ये तो एक आहा मोमेंट था। मतलब खाना पकाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, ये हमारे शरीर के लिए प्रोटीन को अनलॉक करने का एक तरीका है। सही समझे आप। और ये प्रक्रिया तो ये वापस नहीं हो सकती। ठीक है, आप पके हुए अंडे को वापस कच्चा तो नहीं बना सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादातर अपरिवर्तनीय है, इरिवर्सिबल। एक बार वो जटिल तह खुल गईं और आपस में उलझ गईं तो उन्हें वापस उनके मूल आकार में लाना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि प्रोटीन्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं कि ये हमें मिलते कहाँ से हैं। हमारी थाली में इनके स्रोत क्या क्या हैं? भोजन में प्रोटीन के 2 मुख्य स्रोत हैं। पहले हैं पशु आधारित स्रोत यानी एनिमल सोर्सेज, जैसे मांस, मछली, अंडे और दूध। इन्हें आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाला या कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। उच्च गुणवत्ता से आपका क्या मतलब? इसका मतलब है कि इनमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड सही अनुपात में होते हैं। एसेंशियल? हाँ, ये वो अमीनो एसिड हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। हमें इन्हें अपने भोजन से ही लेना पड़ता है। ओके। और दूसरा प्रकार? दूसरा है पौधा आधारित स्रोत, वेजिटेबल सोर्सेज। हाँ। इसमें अनाज, दालें और बीज आते हैं। इन्हें अक्सर अधूरा प्रोटीन कहते हैं क्योंकि इनमें आमतौर पर एक से ज्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी होती है। अच्छा। जैसे अनाज में अक्सर लाइसीन कम होता है और दालों में मिथियोनिन। हमारे स्रोत में कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े भी दिए हैं। प्रोटीन की गुणवत्ता को मापने के लिए एक जैविक मान या बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। मुझे ये आंकड़े बहुत आकर्षक लगे। हाँ, बायोलॉजिकल वैल्यू यह मापती है कि शरीर प्रोटीन को कितनी कुशलता से इस्तेमाल कर सकता है। राइट। अगर अंडे को 100 का स्टैंडर्ड माना जाए तो गाय का दूध 95 पर आता है, मांस 76 पर और दालें 49 से 63 के बीच। एक मिनट, इन नंबरों का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि अगर मैं 100 ग्राम अंडे का प्रोटीन खाता हूं तो मेरा शरीर उसे लगभग पूरा इस्तेमाल कर लेता है? लेकिन अगर मैं उतना ही दाल का प्रोटीन खाता हूं तो शरीर उसका सिर्फ आधा ही इस्तेमाल कर पाता है, बाकी वेस्ट हो जाता है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझा है। यही इसका मतलब है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और पहलू है डाइजेस्टिबिलिटी, यानी पाचन शक्ति। अच्छा, उसे पचाना कितना आसान है? जी, स्रोत के अनुसार अंडा 97% पच जाता है, लेकिन बीन्स सिर्फ 78%। ये एक बड़ा अंतर है। तो फिर जो लोग सिर्फ पौधे आधारित आहार लेते हैं
उनके लिए तो ये एक चुनौती होगी। लेकिन भारत में तो सदियों से शाकाहारी भोजन परंपरा का हिस्सा रहा है, इसका कोई समाधान तो होगा। बिल्कुल है, और वो समाधान हमारी पारंपरिक थाली में ही छिपा है। दाल और चावल को एक साथ खाना। दाल चावल, हाँ, ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। चावल में जिस अमीनो एसिड लाइसिन की कमी है वो दाल में भरपूर है, और दाल में जिस मीथियोनिन की कमी है वो चावल में मिल जाता है। जब आप इन्हें मिलाते हैं तो आप एक पूर्ण प्रोटीन बना लेते हैं। तो दाल चावल का कॉम्बिनेशन एक वैज्ञानिक जुगाड़ है। यही बात स्रोत में भी बताई गई है। सिर्फ चावल वाले भारतीय आहार की पाचन शक्ति 77% है, लेकिन दूध के साथ मिलाने पर यह 88% हो जाती है। ये मिश्रित आहार की शक्ति है। एकदम सही, इसे प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज बिना किसी फैंसी साइंस की डिग्री के भी पोषण को कितनी गहराई से समझते थे। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी है, लेकिन शोध भविष्य की ओर भी एक इशारा कर रहा है, गैर पारंपरिक प्रोटीन का जिक्र करके। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या हम भविष्य में बैक्टीरिया और शैवाल खा रहे होंगे? हाँ, कुछ हद तक ये सच हो सकता है जी। स्रोत में एकल कोशिका प्रोटीन यानी सिंगल सेल प्रोटीन्स या SCPs की बात की गई है। SCPs? जी, ये सूक्ष्म जीवों जैसे यीस्ट, बैक्टीरिया और शैवाल से मिलने वाले प्रोटीन हैं। स्पिरुलिना इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। मैंने स्पिरुलिना स्मूदी पी है एक बार। उसका स्वाद तो निश्चित रूप से अनोखा था। तो ये स्वाद वाली चुनौती तो है, लेकिन इसके पीछे का आइडिया क्या है? हम इन्हें क्यों उगाना चाहेंगे? वजह बहुत मजबूत है जी। इन सूक्ष्म जीवों को बहुत तेजी से उगाया जा सकता है, और अक्सर उन चीजों पर जिन्हें हम कचरा समझते हैं, जैसे औद्योगिक वेस्ट। इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सूखे वजन का 50 से 60% तक। ये सोयाबीन या मांस से कहीं ज्यादा है, और इसे उगाने के लिए जमीन और पानी भी बहुत कम चाहिए। तो ये बढ़ती आबादी के लिए एक समाधान हो सकता है, लेकिन स्वाद के अलावा और क्या चुनौतियां हैं? इतना आसान होता तो अब तक हमारी मेज पर होता। बिल्कुल, वो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो इनमें न्यूक्लिक एसिड का स्तर बहुत ज्यादा होता है। न्यूक्लिक एसिड? जी, जब हमारा शरीर इसे पचाता है तो यूरिक एसिड बनता है, जो ज्यादा होने पर गाउट जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। और दूसरी बड़ी चुनौती, जैसा आपने कहा, स्वाद और बनावट की है। इन चीजों को स्वादिष्ट बनाना एक मुश्किल काम है, पर इस पर लगातार शोध हो रहा है। तो आज हमने प्रोटीन की पूरी कहानी देखी। वे सिर्फ मसल्स बनाने वाले ब्लॉक्स नहीं हैं, बल्कि जटिल आणविक मशीनें हैं। हमने उनकी ईंटों यानी अमीनो एसिड से शुरुआत की, उनकी अविश्वसनीय 4 स्तरीय वास्तुकला को समझा, और ये भी जाना कि कैसे उनका 3D आकार ही उनके काम की कुंजी है। जी। और हमने ये भी देखा कि कैसे रसोई में एक छोटा सा काम जैसे अंडा पकाना एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया डीनेचुरेशन है। और सबसे जरूरी बात, हमने अपनी थाली में प्रोटीन के स्रोतों को समझा, चाहे वो दाल चावल का पारंपरिक ज्ञान हो या स्पिरुलिना जैसा भविष्य का भोजन। की आबादी बढ़ रही है और संसाधन कम हो रहे हैं। क्या प्रोटीन के ये गैर पारंपरिक स्रोत हमारे भोजन के भविष्य की कुंजी हैं? और अगर हैं तो हम स्वाद, लागत और पोषण के बीच संतुलन बनाने की इस विशाल चुनौती से कैसे पार पाएंगे?